डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जानने की कोशिश करेंगे कि फूड सिक्योरिटी के मायने क्या होते हैं। भारत में फूड सिक्योरिटी की अवस्था क्या है? क्या ये कानूनी अधिकार है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन के जैसा कि हमें हक है सिक्योर होने का फूड के मामले में? इसके लिए जो एक्ट लाया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, उसके बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। खास करके जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका एक क्रिटिकल असेसमेंट भी करेंगे और ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले आइए देखें कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ये बी ऑनर्स के 4th सेमेस्टर के सिलेबस में है। 3 साल के पेपर देखने पे पता लगता है कि जो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो मैंने देखा वो ये है, क्रिटिकली एग्जामिन राइट टू फूड सिक्योरिटी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। जो जन कल्याण योजनाएं हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है राइट टू फूड सिक्योरिटी। इससे बड़ा कोई वेलफेयर स्कीम हो नहीं सकता है और है भी नहीं। जो राशन कार्ड इंडिया में मिलती है और उससे जो सब्सिडाइज फूड मिलती है वह सोशल वेलफेयर का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। तो इस पे क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको सब कुछ बताना है जो इस वीडियो में है। इसके अलावा नोट्स पूछे गए हैं राइट टू फूड सिक्योरिटी पे और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे। इन तरह के क्वेश्चन और इन तरह के और अदर क्वेश्चन को भी आप डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सो लेट अस बिगिन। आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फूड सिक्योरिटी मतलब खाद्य सुरक्षा के मायने क्या होते हैं और उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब किन चीजों से वो बनता है। इसमें बहुत ऑब्वियस है कि यदि आपको खाद्य की सुरक्षा देनी है किसी को तो खाद्य मुहैया होना चाहिए, मतलब एक्सेसिबल होना चाहिए, एडिक्वेट सप्लाई होना चाहिए फूड ग्रेन्स का या अदर फूड आइटम्स का। और वो जो है एक डिस्टेंस पे जो घर के सामने है जहाँ दुकान है वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। वहाँ पे डिसेबिलिटी भी आ जाती है, कोई ओल्ड एज में है, कोई डिसेबल है, कोई बच्चा है, कोई औरत है, तो क्या वो उस दुकान तक पहुंच सकती है जहां फूड अवेलेबल है? वो भी एक्सेसिबिलिटी का पार्ट बन जाता है। तो एक्सेसिबल हो। दूसरा है अफोर्डेबल हो। केवल एक्सेसिबल नहीं, आपके घर के सामने दुकान है, बहुत सारे फूड के भंडार भरे हुए हैं, आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, मतलब डिमांड होनी चाहिए, पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए। जिसको आप खाद्य सुरक्षा दे रहे हैं उसके पास एडिक्वेट इनकम लाइवलीहुड होना चाहिए जिससे कि वो फूड को खरीद सके बाजार भाव पे। देन यूटिलाइजेशन, मान लीजिए खरीद के भी कोई ले आता है लेकिन यदि वो बीमार है तो वो न्यूट्रिशन उनको नहीं लगेगा, उसको ठीक से स्टोर नहीं करता है, ठीक से उसको कुक नहीं करता है, जानता नहीं कैसे खाना बनाना है, उसने गलत ढंग से खा लिया, कच्चा खा लिया, तब भी उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, उसमें न्यूट्रिशस वैल्यू कितनी है और उसका पर्सनल हैबिट कैसा है, केवल वो चावल ही खा लेता है, केवल रोटी खा लेता है, बैलेंस डाइट लेता है या नहीं लेता है, एक ही बार बहुत खा लेता है। ये सारी चीजें जो हैं वो खाद्य सुरक्षा को अफेक्ट करती है, उसको यूटिलाइजेशन कहते हैं। और ये तीनों चीज अक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और यूटिलाइजेशन एक लंबे समय तक एक समान होना चाहिए। नहीं कि आज एक्सेसिबल है, आज अफोर्डेबल है, कल नहीं है, एक दिन अच्छा खा रहे हैं दूसरे दिन नहीं। स्टेबिलिटी भी इसमें चौथा जोड़ सकते हैं जो मैंने लिखा नहीं है। क्वालिटी ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब में कि उसमें सही मात्रा में न्यूट्रिशस वैल्यू होना चाहिए, जो विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल है और जो फैट्स और स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं वो सब उसमें होने चाहिए मात्रा में। केवल ये नहीं कि केवल हम फैटी खा रहे हैं, केवल ये नहीं कि केवल चावल खा रहे हैं इसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस न्यूट्रिशस डाइट बहुत जरूरी है हेल्दी माइंड एंड बॉडी के लिए। माल नॉरिश्ड होने का मायने केवल ये नहीं है कि आपको खाना एडिक्वेट नहीं मिल रहा, आपको अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशस खाना नहीं मिल रहा है। और जो जिसके बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो इन सभी समस्याओं को टैकल करने का प्रयास करता है कानूनी रूप से। इससे पहले कि हम एनएफएसए के बारे में बात करें जिसके लिए ये वीडियो है, एक दो और चीजें हम देख लें। एक तो है जो एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास आप कह लीजिए जो इंडिया के फूड सिक्योरिटी का है। कुछ चीजें देखिए, इंडिया इज फूड सिक्योर्ड बट नॉट द इंडियंस। सेम वे कि इंडिया पुअर नहीं है लेकिन इंडियंस पुअर हैं। इंडिया के पास एनफ फूड है। आपको पता होना चाहिए कि 1920 में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है फूड ग्रेन का, आज तक कभी नहीं हुआ था। 290 मिलियन मेट्रिक टन, लगभग समझ लीजिए, यहाँ मेट्रिक टन छूटा हुआ है, लगभग समझ लीजिए 300 मिलियन मेट्रिक टन जो है हमने फूड ग्रेन, मतलब फूड ग्रेन में मतलब राइस, व्हीट और कोर्स ग्रेन के आप मिला लीजिए। और इसके अलावा पल्सेस, दाल और जो ईडेबल ऑयल, जो तेल वाले जो सीड्स हैं वो भी रिकॉर्ड मात्रा में हुए हैं। शुगर केन, चीनी भी रिकॉर्ड मात्रा में हुई है। फिर भी इंडियंस जो हैं वो हंगर में रात बिताते हैं। ये कैसी विडंबना है, कैसा पैराडॉक्स है, कैसा आयरनी है।
पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन इज स्टीडली इंक्रीजिंग। मतलब यदि आप टोटल जो फूड ग्रेन हमारे पास है टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो वो लगातार इंक्रीज हो रही है। मतलब जिस रेट से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उससे ज्यादा तेजी से हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसलिए पर कैपिटा पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन जो है लगातार बढ़ रही है आजादी के बाद से। लेकिन जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन है, जो एक्चुअल हर इंडियन खाता है, वो लगातार घट रहा है। इसके क्या मायने हैं? इसका सिंपल मायना है कि रिच और पुअर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। इंडिया के जो फूड गोडाउन है सरकार के, उसमें फूड बर्बाद हो रहा है, चूहे खा रहे हैं, लेकिन वो लोगों के पास में अफोर्डेबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि वो फूड को खा सके। ये आयरनी है। एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वर्ल्ड में निकलती है, 2019 की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें बहुत बुरा हाल है इंडिया का। 117 नेशन को लिया गया है और हम नीचे से 16वें स्थान पे, मतलब 102वें स्थान पे है, 102nd। और हमसे ऊपर जो है वो नेपाल, पाकिस्तान, बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे कंट्री जो एक समय से नीचे थे अब ऊपर हो चुके हैं। वो अपने लोगों को अच्छा खाद्य सुरक्षा दे रहे हैं हमारी बनिस्बत। तो समझिए कितनी खराब हाल है एज फार एज हंगर का। पूरे दुनिया में जितने भी लोग हंगरी रात में सो जाते हैं उसके 1/3 इंडिया में सोते हैं, जो लगभग 200 मिलियन लोग हैं। मतलब 200 मिलियन का मतलब हुआ 20 करोड़ लोग इंडिया में हंगर में रात बिताते हैं, भूखे पेट सोते हैं। और उसमें से 25 लाख इंडियन जो है वो मर जाते हैं एवरी ईयर, मेनली ड्यू टू हंगर स्टारवेशन से रिलेटेड डेथ जो है 25 लाख है। कैन यू बिलीव? और 25% हमारे जो बच्चे हैं, 1 out of 4, हर चौथा बच्चा जो है माल नॉरिस्ड है, मतलब उसको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। ये जो कन्फ्रम है, इसके बावजूद कि हमारा जो है गोडाउन में अनाज भरा हुआ है, हम रिकॉर्ड उत्पादन फूड ग्रेन का कर रहे हैं, ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है। एक और स्लाइड हम देख लें, फिर हम एनएफएसए पे आएंगे कि कैसे जो है इवॉल्व हुआ है, कैसे इसका जो उदय हुआ है, जो फूड सिक्योरिटी अभियान इंडिया में है, उसका थोड़ा सा रूप देखिए। 1945 से कहानी शुरू होती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग राशन कार्ड सिस्टम से जानते हैं, वो अंग्रेजों के समय में वर्ल्ड वॉर 2 में शुरू हुआ था। लोगों को हंगर से बचाने के लिए एक जनरल इंटाइटलमेंट स्कीम था। मतलब इसमें कोई टारगेट नहीं थे, सभी रिच हैं चाहे पुअर हैं उनको राशन कार्ड दिया जाता था और कुछ खाना जो है वो सब्सिडाइज मिलता था। आजादी के बाद इंडिया ने इसको जारी रखा। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसको जो है एक सोशल वेलफेयर स्कीम के तहत पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। पहले ये शहरी एरिया में राशन शॉप होते थे, उसको गांव देहात में फैलाया गया। 1965 में जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसके तहत इन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बाजार से जो है फूड ग्रेन किसानों से खरीदना शुरू किया और उसको एफसीआई अपने गोडाउन में रखने लगी, बफर स्टॉक पैदा करने लगी और उसको राज्य सरकारों को डिस्ट्रीब्यूट करने लगी, जिसको कि राशन शॉप से लोगों को, बेनिफिशियरी को दिया जाने लगा। इसके साथ ही एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बना, जो एक रेट तय करती है जिसके बेसिस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है सरकार के द्वारा, किसानों को उनके अनाज को खरीदा जाता है। इससे किसानों को रिम्यूनरेटिव प्राइस, मतलब अच्छी प्राइस अपने उत्पाद का मिलता है। 1965 में ये सब हुआ। 1997 तक जो है ये जनरल इंटाइटलमेंट स्कीम रहा, मतलब कि रिच और पुअर सबको राशन कार्ड था, हमें, आपको, गरीबों सबको। लेकिन 97 में इसको टारगेटेड कर दिया गया, मतलब कहा गया कि नहीं, जो अमीर हैं या जो नहीं है गरीब उनको नहीं मिलेगा। फिर यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट आया, कुछ डेटा लेकर के, जिसको कि बिलो पॉवर्टी बहुत विवादास्पद हुआ। 2002 और 2007 की अर्बन रूरल एरियाज में डेटा थे, उसके आधार पे जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे थे कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे, उनको ही जो है राशन कार्ड दिया गया। और जो लोग उसके ऊपर थे, बिलो पॉवर्टी लाइन पे नहीं आते थे, उनको एक जनरल कार्ड दिया गया, उसको एपीएल कार्ड कहा गया। यदि आप पीपीएल नहीं है तो एपीएल कार्ड मिलेगा। तो ये अब जो है ये बन गया टीपीडीएस, मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीपीडीएस। 2001 में, और उससे पहले जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन 2000 में अंत्योदय योजना शुरू की गई, एएवाई। उसके तहत जो करीब 2 करोड़ जो सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड जो थे, उनको एस्योर्ड 35 किलोग्राम महीने में खाद्य जो है फूड ग्रेन उसको देने की दी गई, और उसको कम प्राइस में, मतलब 3 रुपए में चावल, 2 रुपए में गेहूं और 1 रुपए में कोर्स ग्रेन, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब जो है दिया गया, एएवाई।
अंत्योदय अन्न योजना के तहत, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, 2000 में लागू हुए। अब 2001 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आती है, एक केस होता है पीपल्स यूनिटी फॉर सिविल लिबर्टी, वो एक एनजीओ है, वो लड़ती रही थी खाद्य सुरक्षा के लिए, वो एक केस करती है भारत सरकार पे, और वहां सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है 2001 में कि खाद्य का जो अधिकार है, राइट टू फूड जो है, वो फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, उसका एक एक्सटेंशन है। जब तक हमें खाद्य का नहीं मिलेगा राइट, तब तक हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो एक तरह से राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू फूड को सुप्रीम कोर्ट ने ले आया अपने उस इंटरिम ऑर्डर से। उसके बाद से कवायद शुरू हुई कि इसको एक लीगल जामा पहनाया जाए, जिससे कि हम लीगली इंटाइटल करें लोगों को राइट टू फूड को। 2009 में कांग्रेस पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया कि हम राइट टू फूड को लीगल बैकिंग देंगे, एक्ट बनाएंगे। और 2013 में, एक साल पहले जबकि उनकी सरकार जो यूपीए की गिरी, उसके पहले उन्होंने जो है हड़बड़ी में एक तरह से कहा जाए ऑर्डिनेंस ला करके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पूरे देश में लागू किया जुलाई 5, 2013 को, और बाद में सितंबर 10, 2013 को उसको पार्लियामेंट ने भी इनैक्ट किया। पहले ऑर्डिनेंस आई, फिर पार्लियामेंट में। ये एक इतिहास है कि कैसे जो है इवॉल्व हुआ है राइट टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब आइए देखें कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 क्या है और इसके तहत कैसे जो है खाद्य सुरक्षा नागरिकों को मुहैया कराई जा रही है भारत में। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, शॉर्ट में एनएफएसए, केम इनटू इफेक्ट ऑन जुलाई 5, 2013। मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, पहले ये ऑर्डिनेंस के तहत आया। ऑर्डिनेंस मतलब ये होता है कि जब पार्लियामेंट से कोई एक्ट पास नहीं होती है तो प्रेसिडेंट को अधिकार होता है कि 6 महीने तक जो है वो सीधा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो है कोई एक्ट को पास कर मतलब ला सकती है। एक्ट तो नहीं हुआ लेकिन ऑर्डिनेंस उसको कहते हैं। बाद में पार्लियामेंट 6 महीने के अंदर उसको रेटिफाई कर दे तो वो उसी डेट से, पिछले डेट से वो माना जाता है। वही हुआ 10 सितंबर 2013 को पार्लियामेंट ने इसको इनैक्ट कर दिया, लेकिन लागू ये ऑर्डिनेंस ने जब से कहा था 5 जुलाई से ही रहा। तो ऐसा माना जा सकता है कि 5 जुलाई 2013 से पूरे भारत में एनएफएसए लागू हो गया। The act provides for a legal entitlement, कानूनी आपको हक देता है to right to food security to Indian citizen, particularly who are poor, जो गरीब हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, SC ST तबके के आते हैं, डिसएडवांटेज्ड हैं, लाइक वुमेन हैं, एल्डर हैं, जो लैक्टेटिंग या प्रेग्नेंट वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, और वल्नरेबल सेक्शन से आते हैं समाज के। इन सब को कवर किया गया राइट टू फूड सिक्योरिटी के तहत और उनको लीगल हक दिया गया इस एक्ट के तहत। इसमें ये कहा गया कि रूरल पॉपुलेशन का करीब 3/4 यानी कि 75% कवर किया जाएगा और अर्बन एरिया के 50% पॉपुलेशन को इस एक्ट के तहत जो है इंटाइटलमेंट मिलेगा सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन का। इसके अलावा इसमें यह कहा गया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग मदर है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं 6 महीने तक, उनको, जो वो बच्चा है जो भी पैदा हुआ है 6 महीने तक, 6 साल तक इनफैक्ट, और स्टूडेंट 6 वर्ष से लेके और 14 साल तक जो क्लास 8 तक जो स्कूल में पढ़ते हैं, और जितने माल नॉरिश चिल्ड्रन हैं किसी गांव में, इन सब को जो है न्यूट्रिशनल मील, कम से कम 1 मील देना इस एक्ट के तहत राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच है। मतलब कि जिस साइकिल में जितना आपको फूड और न्यूट्रिशनल चाहिए वो सरकार सिक्योर करेगी हर इंडिविजुअल के लिए, बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटी and quality of food at affordable price to people to live a life with dignity। तो आप ये देखिए कि इसमें अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी सभी कुछ निहित है जो फूड सिक्योरिटी के लिए इसेंशियल है। तो यही एम है फूड सिक्योरिटी एक्ट का कि अच्छे क्वालिटी का एडिक्वेट क्वांटिटी फूड ग्रेन आपको सस्ते से सस्ते, जो आप अफोर्ड कर सके, आपके घर के पास में मुहैया कराना, और आपको ये इंश्योर करना कि आप लाइफ के जिस भी फेज में हैं उसमें जो आपको पौष्टिकता चाहिए वो गवर्नमेंट इंश्योर करेगी इस एक्ट के थ्रू। यदि ये ना कर पाए ऐसा तो आपको जो है फूड सिक्योरिटी अलाउंस देगी, मतलब कंपनसेशन देगी। आप याद कीजिए सिटीजन चार्टर जैसा, यदि हम आपको नहीं दे पाते हैं फूड सिक्योरिटी तो आपको फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस देंगे, पैसा देंगे, जिससे कि आप बाजार से फूड खरीद सकें। तो ये बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया था जो एनएफएसए में निहित था। अब थोड़ा और ब्रीफ में देखें एनएफएसए को, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी इसके 4 पिलर थे। इनफैक्ट चारों जो स्कीम थे जिसके थ्रू एनएफएसए
को इम्प्लीमेंट करना था, वो सब एग्जिस्टिंग थे, कोई नया स्कीम नहीं लाया गया, कोई नया प्रोग्राम नहीं लाया गया। सबसे इसका बड़ा स्तंभ जो था, पिलर था, वो है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मैंने आपको बताया कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1997 शुरू किया गया। इसमें पीपीएल, एपीएल और एएवाई कैटेगरी के राशन कार्ड बनते थे और सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन मिलता था। उसको पूरी तरह से आमूल चूल परिवर्तन किया गया एनएफएसए के तहत, और ये कहा गया कि करीब 800 मिलियन इंडियन पीपल, जो 75% रूरल एरिया में और 50% अर्बन पॉपुलेशन को ये कवर करेगा, उनको एटलीस्ट राइस, व्हीट और कोर्स ग्रेन जो है मिलेगा सब्सिडाइज रेट पे, बहुत कम रेट पे, 3, 2 और 1, मतलब 3 रुपए में राइस, 2 रुपए में व्हीट और 1 रुपए में कोर्स ग्रेन। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस है, जिसको आईसीडीएस बोलते हैं, उसमें बहुत सारे और बच्चों के विकास के लिए किया, मदर और बच्चों के लिए, लेकिन उसमें ये कहा गया कि उसके तहत आंगनवाड़ी केंद्र हर गांव में, पंचायत में खोले गए हैं। वहां बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं। वहां कहा गया कि एक हॉट मील जो है आंगनबाड़ी में उस मदर को मिलेगा जो कि प्रेग्नेंट है और 6 महीने तक जब तक वो दूध पिलाती हैं, और जो बच्चे माल नॉरिस्ड हैं उनको भी, और अन्य बच्चों को 6 वर्ष तक वहां पे एक हॉट मील मिलेगा आंगनबाड़ी में। देन थर्ड जो प्रोग्राम था इसका, वो मिड डे मील था। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है गांव देहात में। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट, जो विद्यार्थी जाते हैं स्कूल में, सरकारी स्कूल में खास करके, उनको जो है एक हॉट मील जो है स्कूल में मिलता है, मध्याह्न भोजन जिसको बोलते हैं मिड डे मील, तो ये मिलेगा। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जो है, ये पहले से चल रहा था, IGMSY, उसमें एक जोड़ दिया गया कि अब इसके तहत जो है, जो भी माता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको 6,000 रुपया कम से कम जो है वो मिलेगा, एक तरह का अलाउंस मिलेगा, जिससे कि वो अपने प्रेगनेंसी के दौरान अपने को ठीक से रख सकें, और उनको तब तक, जब तक कि वह बच्चे को दूध पिला रही, मतलब 6 महीने तक जन्म होने के, उनको एक हॉट मील जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और 6 महीने तक जो है आंगनबाड़ी केंद्र में दिया जाएगा। तो ये सब इसके जो, मतलब टीडीपीएस, आईसीडीएस, मिड डे मील और IGMSY, इसके 4 पिलर थे एनएफएसए के, और हैं। अब यदि हम इसके फीचर्स को देखें एनएफएसए के, तो और आपको क्लियर होगा कि इसमें क्या निहित थे। ये मैंने पूरी उस एक्ट को पढ़ करके लिया है आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था कि क्लियर डिवीजन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, जो राज्य हैं और केंद्र सरकार है उनके बीच में क्लियर डिवीजन था। सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एक्ट के तहत है गाइडलाइन बनाना, सेंट्रल रूल बनाना, और फूड प्रोक्योर करना एफसीआई के थ्रू, उसको अपने एफसीआई के गोडाउन में रखना, उसको राज्य सरकार के फूड गोडाउन तक ट्रांसपोर्ट करना, उसको अपने यहाँ स्टोर करना, और फिर स्टेट को सप्लाई करना, और स्टेट को हर कदम पे जो है सहायता करना कि ये जो एनएफएसए लागू हो सके। ये सेंटर की रोल थी। स्टेट का बहुत बड़ा रोल इसमें था। इसमें स्टेट को अपने गोडाउन से ट्रांसपोर्ट करके डोर स्टेप डिलीवरी देना था फूड। फेयर प्राइस शॉप, मतलब राशन दुकान को टेक्निकली कहते हैं फेयर प्राइस शॉप। फेयर मतलब कि जहां सही दाम पे सामान मिलता हो। तो ये डोर स्टेप डिलीवरी का मतलब हुआ कि स्टेट का जो फूड गोडाउन अपना है, जो राज्य के कैपिटल में होता है, वहां से सामान को ट्रांसपोर्ट करके और राशन शॉप तक सीधा पहुंचा देना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना, ये क्राइटेरिया तय करना कि कौन जो है पुअर हैं, जिनको कि इसमें कवर किया जाएगा, और उसको राशन कार्ड देना, नया राशन कार्ड एनएफएसए के तहत, ये स्टेट की जिम्मेदारी थी। देन फेयर प्राइस शॉप को स्टैब्लिश करना, उसको लाइसेंस देना, इस पूरे एनएफएसए को इंप्लीमेंट करना, उसको मॉनिटर करना, जो इसमें शिकायतें आए उसको ग्रीवेंस को रिड्रेस करना, दूर करना, और यदि नहीं दे पाए तो फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस का भुगतान करना, ये सब स्टेट की जिम्मेदारी थी। आप देख सकते हैं कि स्टेट को बहुत अधिक जिम्मेदारी एनएफएसए के तहत दी गई। इसके कुछ फायदे भी हुए, कुछ नुकसान भी आगे हम लोग देखेंगे। Then revamping and reforming targeted public distribution system, जो TDPS TPDS था, मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको पूरी तरह से बदल दिया गया। पहले इसमें 3 कैटेगरी होते थे, बीपीएल, एपीएल और एएवाई। अब केवल 2 रह गए। एएवाई जैसा था वैसा ही रह गया, और बीपीएल, एपीएल को खत्म कर दिया गया। बीपीएल के बदले कहा गया प्रायोरिटी हाउस होल्ड, प्राथमिकता के आधार पर जो घर हैं उनको लाया जाएगा। इसमें क्या क्या चेंज किए गए, ये हमने आगे एक टेबल बनाया है, वहां देखेंगे, यहाँ इसको छोड़ देते हैं। देन थर्ड है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ पुअर, मार्जिनलाइज, डिसएडवांटेज्ड होना चाहिए, एंड वल्नरेबल पीपल को इंश्योर किया गया कि फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी उनकी मेंटेन रहे। इसमें जो है, इस एक्ट ने ये कहा कि
हर एज के लोगों और हर कैटेगरी के, जैसे माता के लिए क्या होना चाहिए न्यूट्रिशनल एक फूड में, बच्चे के लिए, बढ़ते बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, ये सब लिखा गया है उसके शेड्यूल में। और ये राज्य सरकार को कहा गया कि फूड इस तरह का हो कि ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी उन बच्चों को, उन मदर्स को, उस एज के लोगों को मुहैया कराएं। तो कितना रिवोल्यूशनरी था आप समझ सकते हैं। केवल फूड ही नहीं बट न्यूट्रिशियस फूड। देन इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि इसमें कहा गया कि राशन कार्ड केवल आप घर की जो सबसे ओल्ड महिला होगी उसके नाम से बनेगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। मतलब लेकिन एक ही कंडीशन है कि महिला 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो घर में मान लीजिए 5 लोग हैं, लेकिन जो सबसे जो ओल्ड लेडी है उसके नाम से राशन कार्ड बनेगा। इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये देखा गया था कि मेल यदि राशन कार्ड होल्डर होते थे तो वो खाना ला रहे हैं, मेल को ज्यादा मिल रहा है, वुमेन और लेडीज को खाना घर में ही जो है एक दो फाड़ हो जाती थी, वो लोग मार्जिनलाइज हो जाते थे। तो इसको जो है खत्म किया गया, इम्पावर किया गया वुमेन को इसके तहत। देन इसमें कम्युनिटी को भी भागीदार बनाया गया। ये कहा गया कि जो राशन शॉप है अधिक से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे है, महिलाओं का या कम्युनिटी है या पंचायत है, वो उसको टेक ओवर कर ले, प्राइवेट पार्टी ना करे। इसके अलावा वो विजिलेंस कमेटी में जो है कम्युनिटी की भागीदारी थी, कम्युनिटी को सोशल ऑडिट भी करना था और नजर रखना है कि ये जो है पूरी व्यवस्था ठीक रहे। इसके अलावा इस एक्ट में क्लियर अकाउंटेबिलिटी, मतलब एकदम पूरा फिक्स किया गया जिम्मेदारी किसकी होगी, और पेनल्टी तक का प्रोविजन किया गया। मैक्सिमम 5,000 रुपये पेनल्टी लगेंगे उस गलती करने वाले नेग्लिजेंट ऑफिसर को जो इस एक्ट को पूरा नहीं करने में सहयोग करते हैं। इसके लिए जो है ग्रीवांस रिड्रेसल का बनाया गया, जो आगे देखेंगे। सोशल ऑडिट का प्रोविजन रखा गया। रिकॉर्ड को ऑनलाइन बनाने की बात थी, ओपन रिकॉर्ड था, जो बेनिफिशियरी है उसके पंचायत भवन में पूरा उसका नाम होना चाहिए, और विजिलेंस कमेटी हर लेवल पे बनाने की बात की गई। इसमें ग्रीवांस रिड्रेसल के एक बहुत बड़ा प्रोविजन था। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर होगा और उसको पेनल्टी लगाने का अधिकार होगा। उसके अगेंस्ट में अपील करने के लिए एक स्टेट फूड कमीशन बनाया गया, जो कि रिव्यू करेगी, मॉनिटर करेगी, एडवाइस करेगी स्टेट को इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनएफएसए। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और राशन शॉप लेवल पे विजिलेंस कमेटी का भी गठन किया गया। तो इस तरह से एक पूरी एक व्यवस्था बनाई गई कि फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मेंटेन हो सरकार के खर्चे पे। एंड जो मैंने कहा कि फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस देने की भी बात हुई यदि सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाती है तो। अब एक दो स्लाइड में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कैसा है, और उसमें क्या जो है सुधार किए गए एनएफएसए के तहत। ये इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि पूरा एनएफएसए का जो मेन आधार है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही है। बाकी जो मिड डे मील या जो लैक्टेटिंग वुमेन और प्रेग्नेंट वुमेन की है, या जो उसमें अदर जो आईसीडीएस के तहत बच्चों को खिलाने का है, वो एक साइड ही बन के रह गया। मेन उसका हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन कार्ड और उसके थ्रू जो सब्सिडाइज मिलती है। सो लेट अस सी। इसमें आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है फार्मर आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फार्मर हैं, इनसे जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, सरकार कहती है कि ठीक है गेहूं हम जो है 16 रुपए किलो पे हम आपसे खरीदने की गारंटी देते हैं। इससे क्या फायदा होता है किसानों को कि बाजार में उनका दोहन नहीं होता, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। ये नहीं कि गेहूं का बहुत उत्पादन हो गया है तो आप डिस्ट्रेस सेल कर देंगे, 5 रुपए किलो में ही अपने खेत में बेच देंगे। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। अब सेंटर खरीदती है इस प्राइस पे, और इसको खरीदने के लिए जो एजेंसी है वो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो आपको मैंने बताया 1965 में बनी है। एफसीआई इसको खरीद करके अपने गोडाउन में रखती है, फिर जो है उसको उसकी सुरक्षा भी करती है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस एफसीआई के गोडाउन से हर राज्य को फूड एलोकेट करती है, मतलब मुहैया कराती है कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे कि आपको कितना फूड चाहिए, उस आपने पिछले 3 साल में कितना लिया है। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास फूड पहुंच गया, और ये कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट रखती है, अपने स्टेट गोडाउन में रखती है। फिर यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो अपने ट्रक से, अपने ट्रांसपोर्टेशन से वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जो राशन शॉप है, फेयर प्राइस शॉप, वहां तक पहुंचाती है। और फिर राशन शॉप से जो है बेनिफिशियरी, जो फाइनल जो इंडिविजुअल है, वो जाता है अपना राशन कार्ड लेकर के फेयर प्राइस शॉप में उसको खरीदता है। ये मैंने जहां से लिया है, ये इसका मैंने सोर्स भी जो है वो रेफरेंस में दिया है। सो दिस इज द वे किस तरह से ये जो है काम करता है।
मतलब ये जो हमारा जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका एक खाका है कि कैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट राशन शॉप तक जो है किसानों से ले करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदती है, रखती है, ट्रांसपोर्ट करती है, स्टेट गोडाउन तक जाती है, स्टेट गोडाउन से वो राशन शॉप तक जाती है और लोगों को मुहैया होती है। अब यदि हम देखें कि इस सिस्टम में एनएफएसए के तहत क्या सुधार किए गए हैं जो उसके एक्ट में है, सबसे पहला है कि राशन शॉप तक अब जो है डोर स्टेप डिलीवरी फूड ग्रेन का स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसका मायने क्या है? पहले क्या होता था कि राशन जो शॉप ओनर है उसको कहीं दूर जाकर के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर किसी जगह से राशन अपना जो उसको अलॉट होता था हर महीने लाना पड़ता था, उसमें बहुत पिलफ्रेज भी होता था, चोरी उड़ी भी होती थी। अब ये हो गया कि नहीं, सीधा आप बैठिए अपनी दुकान पे, जो स्टेट गवर्नमेंट की ट्रक आएगी और आपको डोर स्टेप डिलीवरी दे देगी राशन शॉप पे। दूसरा हुआ कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त यूज करने की योजना बनाई गई। इसमें कहा गया कि पूरे टीपीडीएस सिस्टम को कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा, राशन कार्ड को डिजिटल बना दिया जाएगा और उसको पूरे जो रिकॉर्ड है उसको ऑनलाइन जो है बना दिया जाएगा, ऑनलाइन ग्रीवांस रिट्रेसल भी होगा और सब कुछ जितना भी ट्रांजेक्शन है, लोग जब आएंगे तो एक मशीन रहती है जिसको कि ई पॉस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन रहती है, वहां पे लोग अपना अंगूठा अब लगाते हैं, वो आधार से लिंक्ड होता है, वहां फ्लैश करता है कि यस ये सही आदमी है, फिर अपना उसमें फेयर प्राइस शॉप ओनर लिखता है कि इनको 5 किलो अनाज दिया या 10 किलो दिया और वो इंटर हो जाती है सेंट्रल सर्वर में। ये सारी जो आईसीटी वाली जो है डिजिटलाइजेशन और आईसीटी का उपयोग करना इसमें निहित था। फिर उसके आधार जैसा मैंने बोला उससे जो है ऑथेंटिकेशन होगा बेनिफिशियरी का, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। देन शिफ्टिंग मैनेजमेंट ऑफ फेयर प्राइस शॉप फ्रॉम प्राइवेट ओनर टू पब्लिक बॉडीज सच एज वुमेन्स कोऑपरेटिव, सेल्फ हेल्प ग्रुप, पंचायत। तो ये हुआ कि कम्युनिटी खुद क्यों नहीं ओन करती राशन दुकान को। इसमें बहुत शिकायत होती थी कि राशन दुकान ओनर जो हेरा फेरी करते हैं, वो डाइवर्ट कर देते हैं, छत में राशन कार्ड के नाम पे इशू कर देते हैं और ओपन मार्केट में जो है राशन वाली सामान को बेचते हैं। ये सब शिकायतें होती रहती हैं, उसको दूर करने के लिए देन ये हुआ कि जो आइटम मिलते हैं, वैसे तो चावल, गेहूं और कोर्स ग्रेन मिलने का है, लेकिन इसमें शुगर और एडिबल ऑयल और केरोसिन भी जोड़ा गया और बहुत चीजें और जोड़ने की बात हुई। तो ये कहा गया कि इसमें हम अधिक से अधिक आइटम जो है जोड़ने लगेंगे राशन शॉप को देने में। देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी इसमें सोचा गया, इन्विसेस था। ये कहा गया कि कुछ एरियाज में हम लोग कोशिश करेंगे, बाद में चंडीगढ़ में और कुछ यूटी में इसको लाया भी गया, दादर नगर हवेली में, पुडुचेरी में, ये कह के कि इसके बजाय कि हम आपको अन्न दें राशन शॉप से, क्यों नहीं उसके इक्विवेलेंट आपको हम पैसा सीधे आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट में दे दें और आप ओपन मार्केट से खरीद लीजिए, या आपको हम फूड कूपन दे दें और उस कूपन से आप कहीं भी जाकर के किसी दुकान पे आप दीजिए, आपको उतना राशन मिल जाएगा। तो ये सब भी एक नई बात इसमें जोड़ी गई। सो दीज वेर द रिफॉर्म्स इन टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर एनएफएसए। इस स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है, तो बहुत आपके लिए नोट जैसा है, आप देख सकते हैं। इसमें ये है कि पहले जो है प्री एनएफएसए जो पीडीएस था वो कैसा था और पोस्ट में क्या फर्क है। पहला है कि राइट टू फूड जो है वो प्री एनएफएसए पीडीएस में गारंटीड नहीं था, इसमें गारंटीड है, ये लीगल इंटाइटलमेंट है। कवरेज देखिएगा तो उसमें पहले एपीएल, बीपीएल और एएवाई 3 टाइप के हाउस होल्ड में कवर थे, करीब 18 करोड़ हाउस होल्ड। तो आप देखें तो करीब मतलब कि 800-900 मिलियन पीपल उसमें भी आते थे, इसमें भी लगभग उतने ही आ रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। 813 मिलियन जो कि 75% रूरल एरियाज के हैं और 50% अर्बन एरियाज के हैं, लेकिन इसमें कैटेगरी जो है बदल दिया गया, एपीएल को एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब एवब पॉवर्टी लाइन को। अब केवल जो है अंत्योदय अन्न योजना वाले हाउस होल्ड बचे जो करीब 2 करोड़ थे, और 16 करोड़ हाउस होल्ड जो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड बचे, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट को तय करना था कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि एनएफएसए टीडीपीएस में शामिल होंगे। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया, पहले से मैंने बोला, पहले बीपीएल होना आपको चाहिए था, जो कि बीपीएल सर्वे 2002 रूरल और 2007 अर्बन एरिया में हुआ था, उसके बेसिस पे था। अब जो है क्राइटेरिया ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी कि कौन वो घर हैं जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड कहलाएंगे। उसका बहुत सारा क्राइटेरिया अलग अलग स्टेट ने अलग अलग निकाला, ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की दे दी गई, पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। तो ये हो गया कि पहले सेंटर स्पेसिफाई करता था क्राइटेरिया और स्टेट आइडेंटिफाई करती थी पंचायती राज सिस्टम से बेनिफिशियरी को। अब स्टेट ही जो है वो क्राइटेरिया भी तय कर रही है, आइडेंटिफिकेशन भी कर रही है, तो ज्यादा पावर जो है स्टेट को मिल गई है, अच्छी बात है।
क्वांटिटी जो कि पहले वो एबव पॉवर्टी लाइन वाले को 15 किलोग्राम मिलता था, यदि वो मिला तो मिला, मतलब वो प्रायोरिटी नहीं थी डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी, लेकिन 15 करोड़ मिनिमम मिलता था। बीपीएल जो कैटेगरी के हाउस होल्ड थे उनको 35 किलोग्राम पर हाउस होल्ड मिलता था, 35 किलोग्राम याद रखिए। और अंत्योदय योजना वाले को भी 35 किलोग्राम पर हाउस होल्ड मिलता था। अब जो है एपीएल तो गायब ही हो गया, बीपीएल या प्रायोरिटी हाउस होल्ड कह लीजिए, अब उसको पीएचएच कहते हैं शॉर्ट में, उनको 5 किलोग्राम पर मेंबर मिलना है, मतलब 5 किलोग्राम राइस, 5 किलोग्राम व्हीट और 5 किलोग्राम कोर्स ग्रेन। तो मान लीजिए यदि 5 मेंबर उस घर में, तो केवल अब 25 किलोग्राम ही मिलेगा। पहले याद रखिए 35 किलोग्राम मिलता था, लेकिन यदि 10 मेंबर किसी घर में है तो अब उसको 50 किलोग्राम मिल जाएगा। तो ये फर्क है। और लेकिन अंत्योदय योजना के तहत जो है 35 किलोग्राम का 35 किलोग्राम पर हाउस होल्ड रहा। तो ये ध्यान रखने की बात है। प्राइस जो फूड आइटम का जो सब्सिडाइज प्राइस है, पहले के सिस्टम में जो एपीएल और बीपीएल जो थे उनका डिफर करता था 4 रुपये पर किलोग्राम से लेकर 8 रुपये, स्टेट टू स्टेट वेरी करता था। जो अंत्योदय योजना के तहत चावल 3 रुपये, व्हीट 2 रुपये और कोर्स ग्रेन 1 रुपये में मिलता था। अब क्या हो गया, पूरे सभी कैटेगरी के जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड को बोलते हैं पीएचएच या एएवाई, सब के लिए हो गया 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। चावल 3 रुपया, व्हीट 2 रुपया, कोर्स ग्रेन 1 रुपया, इस रेट पे मिलेगा, बहुत सस्ता है। ग्रीवांस रिड्रेसल जो है पहले था लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना था क्या मैकेनिज्म होगा। विजिलेंस कमेटी तो उस समय भी थी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और फेयर प्राइस टॉप लेवल पे, लेकिन उतना स्ट्रेंथन नहीं था। अभी क्या हो गया, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर होगा, हर स्टेट में एक स्टेट फूड कमीशन होगा और विजिलेंस कमेटी होगी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और फेयर प्राइस शॉप लेवल पे। देन फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस का तो कोई जिक्र ही नहीं था प्री एनएफएसए में। अब जो है यदि नहीं दे पाएंगे किसी को राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस व्यक्ति को या उस हाउस होल्ड को फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस का भी प्रोविजन इसमें है। तो दीज आर द चेंजेस पोस्ट एनएफएसए इन टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फाइनली यदि हम इसका एक क्रिटिकल असेसमेंट करें कि कैसे इंप्लीमेंट किया गया एनएफएसए, आइडिया तो रिवोल्यूशनरी है, कोई शक नहीं कि ये इंडिया की तकदीर को बदलने वाला टाइप का एक्ट है, लेकिन जैसा होता है इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना परफेक्ट नहीं हुआ। लेट अस सी कि इसमें क्या पॉजिटिव्स रहे और क्या निगेटिव्स। यदि पॉजिटिव हम देखें तो कई चीजें मिली हैं, ये डिफरेंट सर्वेज का रिजल्ट है जिसका कि मैंने रेफरेंस में जिक्र किया, उसके बेसिस पे मैंने एक असेसमेंट लिखा है यहाँ पे। इसमें सबसे अच्छी बात रही कि कवरेज जो है एलिजिबल बेनिफिशियरी का वो बढ़ गया। जो हाउस होल्ड एक्चुअली पहले कवर्ड थे प्री एनएफएसए, उससे ज्यादा जो है फेयर प्राइस शॉप से लोगों को मिलने लगा, मतलब ज्यादा घर कवर हो गए। देन जो एक्सक्लूजन एरर था, मतलब जो सही मायने में जो पुअर हैं वो छूट जाते थे पहले, मतलब एक्सक्लूजन एरर होता था, और जो नॉन पुअर हैं वो इंक्लूड हो जाते थे, वो इंक्लूजन एरर था, वो दोनों ही कम हुई। तो आइडेंटिफिकेशन बेहतर हुआ क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया। जो परचेज इंटाइटलमेंट रेशियो है, पीआर बोलते हैं, परचेज इंटाइटलमेंट रेशियो क्या है, जैसे एक हाउस होल्ड को 35 किलोग्राम हक है खरीदने का राशन शॉप से, लेकिन ये देखा जाता है कि ऑन एन एवरेज वो केवल 25 किलोग्राम ही खरीद पाता है, तो लगभग 80% ही खरीद पाया है। तो ये जो परसेंटेज है वो बढ़ा, मतलब 80 से 90% हो गया, मतलब जितना आप इंटाइटल्ड हैं उतना लगभग आप खरीद पा रहे हैं, ये अच्छी बात रही। एंड लीकेज और डाइवर्सन जो है वो भी रुका, कि जो फेयर प्राइस शॉप से, मतलब राशन शॉप से निकल के ओपन मार्केट में बिक रहे हैं, चोरी हो रही है राशन की, डाइवर्सन हो रहा है, ये सब रुका, इसमें थोड़ा कम हुआ क्योंकि आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हुई, तो काफी पैसे इससे सरकार के बचे। देन और अच्छी बात क्या रहा कि जो डोर स्टेप डिलीवरी फूड ग्रेन का होने लगा, उससे भी जो है लीकेज कम हुआ, फास्ट जो है वो अवेलेबिलिटी होने लगी फूड ग्रेन की। देन कंप्यूटराइजेशन जो हुआ वो तो बहुत फायदा हुआ, उससे जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, राशन कार्ड डिजिटलाइज हुआ, उससे ट्रांसपेरेंसी आई, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, सेंट्रल सर्वर में डेटा जाने लगा, सबको पता चलने लगा क्या हो रहा है, और लीकेज और डाइवर्सन भी इससे रुका। और जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म था कि इस डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर बैठेगा, स्टेट फूड कमीशन होगा, इन सब से भी काफी अकाउंटेबिलिटी और ग्रीवांस रिड्रेसल के मैकेनिज्म बढ़े। ये सब तो बहुत अच्छी बात इसमें हुई और कमोबेश ये किया गया। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारी चुनौतियां हुई और पूरा इंप्लीमेंटेशन परफेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब यदि हम निगेटिव्स की देखें तो सबसे जो खराब बात इसमें रही कि इसको बहुत देरी से इंप्लीमेंट किया गया। आपको पता है कि ये एक्ट 2013 के जुलाई में ही इंप्लीमेंट हो गया था, लेकिन 30 सितंबर 2015 तक
किसी राज्य ने कोई खास कोशिश नहीं की इसको इम्प्लीमेंट करने की। आपको पता है उस समय में सरकार भी बदल गई थी, कांग्रेस और यूपीए की सरकार गिर चुकी थी, बीजेपी की सरकार आई थी, कई राज्यों में भी बीजेपी की सरकार आई और 3 बार एक्सटेंशन दिया गया केंद्र सरकार ने। तब जाकर के जो है 2015 के अक्टूबर तक केवल 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने इसको इम्प्लीमेंट किया, वो भी आधा अधूरा। और नवंबर 2016 में जाकर के जो है सभी स्टेट इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो सबसे पहला तो ये रहा कि इसको बहुत देरी से इम्प्लीमेंट किया गया। फिर इम्प्लीमेंट भी जो किया गया वो आधे अधूरे मन से किया गया। कई स्टेट ने तो क्या किया कि ओल्ड राशन कार्ड पे ही नया ठप्पा लगा दिया कि चलो वो हो गया, जबकि बिल्कुल गलत था। क्योंकि नया राशन कार्ड जो है, आपको याद है कि 18 साल से ऊपर की जो एल्डेस्ट वुमेन है घर में, ओल्डेस्ट वुमेन, उसके नाम से बनना था, लेकिन आपने पुराने ही राशन कार्ड को ठप्पा लगा दिया। तो आपने बहुत सारी मिस्टेक एक साथ की, क्योंकि अब एपीएल कैटेगरी नहीं है लेकिन आपने उसको बनाए रखा। कई स्टेट में ऐसा पाया गया सीएजी ऑडिट एंड अदर में, ये गलत हुआ। देन डिले इन सेटिंग अप डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर और स्टेट फूड कमीशन को सेटअप करने में बहुत देरी हुई स्टेट के द्वारा। डोर स्टेप डिलीवरी जो राशन शॉप तक ले जाना था स्टेट को, वो कई स्टेट ने नहीं किया, कुछ ही स्टेट ने किया। देन जो डिजिटलाइजेशन करना था वो तो बहुत स्लो हुई, बहुत आधे अधूरे से हुई। आधार से लिंक करना था राशन कार्ड को, भी बहुत पूरा अभी तक नहीं हो पाया है। ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम हो गई, जो पीओएस है वहां लोगों का अंगूठा लगाने पे काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट नहीं है, उसकी मशीन खराब हो जा रही है, और ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम भी ठीक से लागू नहीं हो पाया। देन जो एक पेरेनियल प्रॉब्लम रहा है कि जो फूड मिलता है राशन शॉप से वो गंदे क्वालिटी का होता है, वो बना रहा, और राशन कार्ड को लेने के लिए लोगों को जो है घूस देने की नौबत आई, ये भी सर्वे से पता लगा। और जो एक और इसमें प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अब आपने 35 किलोग्राम हर हाउस होल्ड के बदले 5 किलोग्राम पर हेड देने का डिसाइड किया। तो अब परिवार में भी कोई डेथ हो रहा है या कोई जन्म हो रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो कि गांव में बहुत मुश्किल होता है, नहीं तो उसका राशन कार्ड में नाम ही नहीं आएगा तो उसको अनाज नहीं मिलेगा। तो ये सब सारी समस्याएं रही। और सबसे बड़ी समस्या हुई जो अभी प्रवासी मजदूरों के केस में भी हुआ, कि आपका राशन कार्ड जो है वो ऑल इंडिया पोर्टेबल नहीं है। मतलब आपके गांव में यदि राशन बना है कार्ड तो दिल्ली में आप यूज नहीं कर सकते, मुंबई में यूज नहीं कर सकते, मुंबई में बना है तो अपने गांव में यूज नहीं कर सकते। तो वन नेशन वन राशन कार्ड का जो सपना है अब शायद हो जाए, सरकार ने डिसाइड किया, लेकिन अभी वो नहीं हुआ है। तो ये सब इसके जो है पुअर इम्प्लीमेंटेशन रहे। देन दूसरा देखें तो जो इसके और जो 3 पिलर थे, जो मैंने आपको बताया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो लैक्टेटिंग मदर हैं, जो चाइल्ड हैं 6 साल तक, और जो स्टूडेंट हैं, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत या आईजी एमएसवाई और मिड डे मील के तहत, इस पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया, उसको एक तरह से छोड़ दिया गया। उसके बजट को भी कम कर दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि आपको 40% अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसमें बहुत स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें अपना कोई पैसा नहीं था उनके पास, उन्होंने छोड़ दिया। तो एक तरह से इसका सिंगल पिलर पे ही चलता रहा, वो है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बाकी जो 3 पिलर थे वो एक तरह से बहुत कमजोर रहे एनएफएसए के, और उससे पूरा जो इसका जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट था वो बहुत डायल्यूट हो गया। और फाइनली जैसा होता है हर स्कीम में, इसमें मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। आपको पता है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड केयर जो मिनिस्ट्री है वो चलाती है, जबकि एनएफएसए को ऐसे देखने का जो है फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो मिनिस्ट्री है, कंज्यूमर फूड एंड सिविल सप्लाईज कह लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में और राज्य सरकार में, उसकी जिम्मेदारी है। फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में भी कई हैं, फिर पंचायत राज का अलग जो है इसमें रोल है, जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनका अलग रोल है। तो इतनी सारी एजेंसी, जब एफसीआई का एक अलग ही रोल है, तो जब इतने सारे एजेंसी आ जाते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आती है, तो आप समझ सकते हैं कि 15-20 ऑर्गेनाइजेशन है और केंद्र और राज्य सरकार, तो इसमें कोऑर्डिनेशन की इतनी प्रॉब्लम होती है कि उससे सारे स्कीम जो है वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। ये भारत की एक बहुत बड़ी समस्या रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो और एक तरह से आप देखेंगे तो ये पूरा ले दे के क्या रह गया, एक रिवैम्प्ड टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन के रह गया। मतलब बाकी तो इसके पिलर ढह ही गए। तो इससे जो इसका सपना था कि फूड सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑल्सो, वो कहीं ना कहीं अधूरा ही अभी तक रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये रेफरेंसेज हैं, अधिकतर ऑनलाइन से मैंने लिया है, जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं, पूरी एक्ट जहां पे है आप देख सकते हैं, आप इसको रेफर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मेरा पैशन बना रहेगा और स्टूडेंट तक इस नॉलेज को पहुंचाने का। सो थैंक यू वेरी मच, बी सेफ, कीप सेफ, बाय, सी यू विथ नेक्स्ट वीडियो।